नमस्कार। स्रोत सामग्री के इस विशेष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक ऐसे विशाल सफर पर निकलने वाले हैं जो वाकई सच में हैरान करने वाला है। हम एक सभ्यता के 11,000 साल लंबे चक्र को करीब से समझने जा रहे हैं कि कैसे इसका उत्थान हुआ, फिर कैसे पतन हुआ और फिर कैसे आधुनिक युग में इसने अपना पुनर्जन्म लिया। स्रोत सामग्री के आधार पर हम मेहरगढ़ की पहली झोपड़ी से लेकर आज के विकसित भारत तक की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर में गोता लगाते हैं। अब ये पूरा सफर एक बेहद दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। जरा सोचिए, जिस भारत को आज हम जानते हैं उसकी पहली ईंट आखिर कब और कहां रखी गई होगी। स्रोत हमें बताता है कि राजा महाराजाओं की कहानियों से बहुत बहुत पहले, आज से लगभग 9,000 साल पहले, मेहरगढ़ नाम की जगह पर इसकी नींव पड़ी थी। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार मिट्टी की ईंटों के घर बनाए और बाकायदा खेती की शुरुआत की। मतलब ये सिर्फ खानाबदोश लोग नहीं थे, बल्कि एक बिल्कुल नई और आधुनिक सभ्यता के जन्मदाता थे। अब इतने विशाल इतिहास को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? इसलिए इस विश्लेषण को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, प्राचीन सभ्यता और स्वर्ण युग। दूसरा, विदेशी आक्रमण और भयंकर संघर्ष। तीसरा, मुगल काल और मराठा शौर्य। चौथा, ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम। और आखिर में आधुनिक और विकसित भारत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्राचीन सभ्यता और स्वर्ण युग। अगर हम इतिहास के इस घटनाक्रम को देखें तो ये शानदार तरीके से दिखाता है कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ें। मतलब 9,000 साल पहले मेहरगढ़ में सिर्फ खेती ही नहीं हो रही थी, खुदाई में मिले इंसानी जबड़ों से पता चला है कि वे लोग पत्थर की ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। 9,000 साल पुरानी दंत चिकित्सा, कमाल है ना। इसके बाद 3500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का दौर आता है, जहां मोहनजोदाड़ो जैसे शहर आज के न्यूयॉर्क की तरह एकदम ग्रिड सिस्टम पर बने थे और वहां बाकायदा वाटरप्रूफ स्नानागार थे। फिर वैदिक काल का लौह युग आया और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आगमन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर एक विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और इसके बाद आता है भारत का वो दौर जिसे स्रोत स्वर्ण युग कहता है। गुप्त काल में भारत विज्ञान, गणित और वैश्विक शिक्षा में लिटरली पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया और सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा 1600 साल पुराना लौह स्तंभ तो आपने सुना ही होगा, उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। उस समय के इंजीनियरिंग का क्या गजब का सबूत है। और शिक्षा की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला ऐसा केंद्र बना जहां दुनिया भर से 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। अब हम एक बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश करते हैं। भाग 2, विदेशी आक्रमण और भयंकर संघर्ष। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तुलनात्मक विश्लेषण करता है। यह साफ तौर पर बताता है कि भारतीय राजाओं के जो पारंपरिक युद्ध के नियम थे और बाहरी आक्रमणकारियों की जो रणनीतियां थीं, उनमें जमीन आसमान का अंतर था। पारंपरिक रूप से यहाँ युद्ध को भी धर्म माना जाता था, जैसे कि सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम हो जाना और निहत्थों पर कभी वार न करना। लेकिन इसके ठीक उलट महमूद गजनवी और बख्तियार खिलजी ऐसे आक्रमणकारियों के लिए कोई नियम नहीं थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था भारी तबाही मचाना, संपत्तियों को लूटना और सांस्कृतिक केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर देना, ठीक वैसे ही जैसे खिलजी ने नालंदा को जलाकर राख कर दिया था। इस उथल पुथल वाले भयानक दौर की गंभीरता को समझने के लिए हमें जौहर की ऐतिहासिक प्रथा को जानना होगा। स्रोत के अनुसार जब विदेशी आक्रमणों के दौरान युद्ध जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता था, तब महिलाएं कैद होने, दास्ता सहने और अपना सम्मान छिनने से बचने के लिए आग में कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी। इसका सबसे मार्मिक और बड़ा उदाहरण हमें चित्तौड़गढ़ में मिलता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं ने विदेशी सेना के हाथों में पड़ने के बजाय जौहर की ज्वाला को चुनना बेहतर समझा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मुगल काल और मराठा शौर्य। मुगल काल का जो विरोधाभास है ना, वो इतिहास का एक बहुत बड़ा सच हमारे सामने रखता है। एक तरफ आप देखेंगे कि शाहजहां के दौर में असीम शाही वैभव था, सफेद संगमरमर से खूबसूरत ताजमहल बनवाया जा रहा था और बेशकीमती मयूर सिंहासन गढ़ा जा रहा था। लेकिन स्रोत हमें इसके ठीक विपरीत आम किसानों की जो जमीनी वास्तविकता थी वो भी दिखाता है। उस समय आम जनता से भारी लगान वसूला जाता था, कई भयंकर अकाल पड़े थे और भूखमरी एकदम चरम पर थी। खजाने का करोड़ों रुपए शानदार इमारतों पर बहाया जा रहा था, जबकि आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था।
और जाहिर है इस कठोर शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा और भयंकर प्रतिरोध खड़ा हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज के ये शक्तिशाली शब्द स्रोत में विशेष रूप से दिए गए हैं, अगर तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो और पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। स्रोत हमें बताता है कि औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर उन पर अमानवीय अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। उनका ये असीम बलिदान और उनकी अंतिम शहादत मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक साबित हुई। इसी ने पूरे महाराष्ट्र को एक कर दिया। अब हम इतिहास के उस पन्ने पर आते हैं जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। भाग 4, ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के इस दौर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1757 में प्लासी के युद्ध में छल का सहारा लेकर अंग्रेजों ने नियंत्रण हासिल किया और फिर शुरू हुई एक भारी आर्थिक लूट। इसके ठीक 100 साल बाद 1857 में मंगल पांडे की बगावत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। फिर 1919 का वो बेहद दुखद जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है, जहां जनरल डायर ने निहत्थे मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाईं और अंततः दशकों के एक लंबे और कड़े संघर्ष के बाद 1947 में देश को विभाजन की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर आज़ादी मिली। इस आज़ादी की लड़ाई में कई अलग अलग रास्ते अपनाए गए थे। एक तरफ जहां महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन पूरे देश को जोड़ रहा था, तो दूसरी तरफ एक बहुत मजबूत सशस्त्र प्रतिरोध भी था। सुभाष चंद्र बोस के उस प्रसिद्ध नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ने युवाओं में एक नई ऊर्जा भर दी थी। स्रोत के अनुसार भगत सिंह की शहादत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज के सशस्त्र संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। उन्हें ये एहसास हो गया था कि अब वो भारत पर ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर, भाग 5, आधुनिक और विकसित भारत। 562, यह विशाल संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। स्रोत बताता है कि 1947 में जब अंग्रेज यहां से गए तो भारत 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। सोचिए, ये पूरी तरह से एक खंडित नक्शा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके अथक प्रयासों ने इन सभी बिखरी हुई रियासतों को एकजुट किया और आज के आधुनिक अखंड भारत का निर्माण किया। इसके बाद हमारे सामने एक और बहुत ही ऐतिहासिक संख्या आती है, 93,000। स्रोत के अनुसार 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था। इस घटना ने न केवल दक्षिण एशिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय सेना के अदम्य साहस और ताकत का परिचय भी दिया। आज का भारत आखिर कहाँ खड़ा है? आज के इस आधुनिक पुनरुत्थान के कई अहम पहलू हैं। जरा सोचिए, वो देश जिसके शुरुआती रॉकेट के हिस्से कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाए गए थे, आज उसी देश ने अपनी कम लागत वाली शानदार तकनीक से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर दी है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और सबसे अहम बात, यहाँ के स्थानीय युवा इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के जरिए एक बिल्कुल नई क्रांति ला रहे हैं। ये सच में एक अभूतपूर्व और शानदार पुनरुत्थान है। तो इस पूरी विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल आता है। 11,000 वर्षों के लचीलेपन का ये विशाल चक्र किसी देश के भविष्य की दिशा को कैसे तय करता है? हमने इस सफर में देखा कि कैसे ये सभ्यता बार बार गिरी, टूटी, लेकिन हर बार एक फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से उठकर और भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ी हुई। ये निरंतर चक्र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस ऐतिहासिक लचीलेपन के आधार पर आने वाले दशकों में इस देश की अगली छलांग आखिर कितनी विशाल होने वाली है। इस शानदार सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।